बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2 के ऊपर आते हैं। चैप्टर नंबर 2 में ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम मजीद कंटिन्यू है। लेक्चर नंबर 2 ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम की विद 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। पहले हमने सिंपल एक ही बॉडी की एक ही मास के ऊपर जो फोर्सेस थे और जो ट्रांसफर फंक्शन थी वो फाइंड की थी। अब हम आते हैं उसी ट्रांसलेशन मैकेनिकल सिस्टम को पढ़ेंगे, लेकिन ये यहाँ पे हमारे पास 2 बॉडीज होंगी जिसको हम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन करते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमारा क्या मतलब है। डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियरली इंडिपेंडेंट मोशंस। डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट मोशंस का। सो लीनियरली इंडिपेंडेंट मोशंस क्या चीज़ है? Implies that a point of motion in a system can still move if all other points of motion are held still। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमने 2 पॉइंट्स कंसीडर किए हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। फर्ज करें पॉइंट ए पॉइंट बी। पॉइंट ए को हमने स्टिल रखा हुआ है, अपनी जगह फिक्स है, पॉइंट बी मूव हो सकती है। इसी तरह पॉइंट बी को अगर हम फिक्स रखे, स्टिल रखे, अपनी जगह पे खड़ा रहे, पॉइंट ए का मोशन हो, तो ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट मूव कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे हम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे, यानी सिस्टम के अंदर 2 बॉडीज ऐसे होंगे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट मूव कर सकेंगे। यानी 2 मासेस होंगे हमारे पास इन ही सिस्टम के अंदर। तो it doesn't mean to imply that these motions are not coupled to one another. In general they are। यानी ऐसा नहीं होगा कि ए का बी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा या बी के मोशन का ए के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। इफेक्ट होगा लेकिन दोनों को इंडिपेंडेंट हम कंसीडर कर सकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जब हम बी को मूव करेंगे तो इसके साथ बिल्कुल ए की भी वही मोशन होगी जो बी की है, ऐसा नहीं होगा। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हम पढ़ेंगे। So if there are 2 such points masses in a system, then such a system has 2 degree of freedom and so on। अगर 3 बॉडी है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर 4 बॉडी इस तरह है तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा एंड सो ऑन। एग्जांपल के ऊपर आते हैं। एग्जांपल 2.17 बुक के अंदर जो है फिगर 2.17, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन x2 of s by f of s for the system of figure this। तो यहाँ पे हम फिगर देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास मास है m1 और इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स है इन दी राइट साइड डायरेक्शन। तो इसी फोर्स के डायरेक्शन में हमने इसके ऊपर x ऑफ t रिप्रेजेंट कर दिया विच इज x1 ऑफ t। अब इन मासेस के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस है जो अपोजिंग है, k1 जो है और इसी तरह m1 और इसी तरह फ्रिक्शन है Fe1, फिर K2 है और Fe3 है और इसी तरह फिर हमारे पास दूसरा मास है M2, इसके ऊपर भी फोर्सेस हैं और ये भी मूव कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स जो कि M1 के ऊपर थी x2 ऑफ t। तो इस सिस्टम को हमने जाके मॉडल करना है और ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करनी है। अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने ये करना है कि यहाँ पे फोर्स लग रही है एफ ऑफ टी m1 के ऊपर। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑन द ऑफ द सेकंड बॉडी। तो सेकंड बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी अंडर द एक्शन ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स। मींस कि हमारे पास जो आउटपुट है वो x2 ऑफ t है और जो इनपुट है दैट इज f ऑफ t। तो इसी सिस्टम को हमने मॉडल करना है, इसके लिए ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करनी है। तो इसकी सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको फ्री बॉडी डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया है ताकि आप लोगों को पता चले कि बेसिक फोर्सेस
कैसे लग रहे हैं इन मासेस के ऊपर, और इससे हम किस तरह इक्वेशंस को डिराइव करते हैं और फिर इन्हीं इक्वेशन से किस तरह ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे इसको जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम से ही डील करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए the system has 2 degree of freedom, thus two simultaneous equations of motion will be required to describe the system। यहाँ पे दो बॉडीज हैं, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन होने चाहिए इसकी सोल्यूशन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे फोर्सेस ऑन m1 आर ड्यू टू, तो यहाँ पे मास m1 के ऊपर दो कंडीशन में फोर्सेस लग रही है। इट्स ऑन मोशन, इसके अपनी मोशन की वजह से इसके ऊपर फोर्सेस होंगे, जिसको नीचे हमने फिगर 2.1 ए में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। सेकेंड, द मोशन ऑफ m2, सेकेंड यह है कि द मोशन ऑफ m2 ट्रांसमिटेड टू m1 थ्रू द सिस्टम, यानी m2 अगर मोशन कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट होगा m1 के ऊपर, तो m1 के ऊपर भी m2 की वजह से भी फोर्सेस लगेंगे, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है 2.18b, यानी यहाँ पर इसकी वजह यहाँ पे। तो ये जस्ट m1 के ऊपर दो कंडीशंस के अंदर फोर्सेस होंगे। ए में यहाँ पे m1 के अपने मोशन की वजह से हैं, जबकि m2 एट रेस्ट थी, और बी में m2 के मोशन की वजह से, जो कि m1 एट रेस्ट है। तो दो कंडीशंस के अंदर इसके ऊपर फोर्सेस लगेंगे, और फिर इन सब फोर्सेस का एक का कंबाइंड हमने रिप्रेजेंट कर दिया है फिगर सी के अंदर। तो दोनों कंडीशंस के अंदर जितने भी फोर्सेस थे उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है फिगर सी में। तो अब चलते हैं कि m1 के ऊपर पहली कंडीशन m1 मोशन में है, जबकि m2 स्टिल कंडीशन में है, तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर m1 मोशन में है तो k जो है k1 इसको अपोज कर रही है, इसी तरह Fe1 भी इसको अपोज कर रही है, अपनी जो मास है m1 वो भी अपोज कर रही है। अगर इसके राइट साइड पे देखा जाए तो Fe3 फ्रिक्शन बन रही है बिटवीन m1 एंड m2, तो ये भी इसको अपोज कर रही है, और इसी तरह K2 भी जो लिंक बन रही है m1 m2 के दरमियान, ये भी इसको अपोज कर रही है। तो यहाँ पे K1, M1, Fe1, Fe3 और K2 ये 5 फोर्सेस हो गए जो इसको अपोज कर रही है, और F ऑफ T इसके ऊपर अप्लाइड है जो राइट साइड के डायरेक्शन में है। अच्छा, ये 5 फोर्सेस हो गए जो M1 की मोशन को अपोज कर रही है, और F ऑफ T जो है वो मोशन के डायरेक्शन में है। तो ए में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पर, यानी एक K1 की वजह से फोर्स लग रही है लेफ्ट साइड पे, F1 की वजह से है, M1 की वजह से है, इसी तरह Fe3 की वजह से और K2 की वजह से। ये सब फोर्सेस लेफ्ट साइड के डायरेक्शन में है, और अप्लाइड फोर्स और राइट साइड डायरेक्शन में है। यहाँ पे हमारे पास m1 की मोशन थी, जबकि m2 स्टिल कंडीशन में था, एट रेस्ट था। अब हमने सेकेंड कंडीशन को कंसीडर करना है, वो क्या है कि द मोशन ऑफ m2 ट्रांसमिटेड टू m1 थ्रू द सिस्टम, यानी अब हम m2 को मोशन में लाएंगे और m1 जो होगी दैट वुड बी एट रेस्ट। तो फिगर के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो m2 अब मोशन में है, m2 इसी डायरेक्शन में मोशन में है,
जबकि M1 एट रेस्ट है। अब ये जो Fe3 है, फ्रिक्शन बन रही है M2 M1 के दरमियान, ये खींचेगी M1 को M2 की तरफ। इसी तरह जो K2 है, ये भी दोनों के दरमियान लिंक है M1 और M2 के दरमियान। तो अगर M2 मोशन कर रही है और M1 एट रेस्ट है, तो K2 भी ये इसको खींचेगी M2 की तरफ। तो M1 के ऊपर M2 की वजह से दो फोर्सेस होंगे, Fe3 और K2, जो कि इसको राइट साइड के डायरेक्शन में खींचेगी। तो अब यहाँ बी में हमने इन दो फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दिया है। K2 की वजह से भी फोर्स राइट साइड के डायरेक्शन में है, जबकि Fe3 की वजह से भी राइट साइड डायरेक्शन में है। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हमने x2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, मतलब ये है कि यहाँ पे मोशन M2 की है। तो M2 की मोशन का इफेक्ट M1 के ऊपर ये होगा कि ये राइट साइड के डायरेक्शन में इसके ऊपर ये दो फोर्स लग जाएगी। अब इन तमाम फोर्सेस को C के अंदर हमने यकजा कर दिया है कि कंबाइंड फोर्सेस, ऑल फोर्सेस जो लग रही है M1 के ऊपर, वो कौन सी होगी। अच्छा, यहाँ पे अच्छा कंबाइंड फोर्सेस लिए हैं A1 K2 की वजह से। जिस तरह फिगर ए को और फिगर बी को, दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें और फोर्सेस को एक साथ लिख दें, तो ये हमारे पास कंप्लीट फोर्सेस बन जाएगी जो M1 के ऊपर लग रही है। अब आते हैं M2 की तरफ। तो M2 के लिए भी वही दो कंडीशन है कि M2 के ऊपर फोर्स लगेंगे ड्यू टू इट्स ऑन मोशन, इसकी अपनी मोशन की वजह से, जबकि M1 जो होगी वो एट रेस्ट होगी। सेकेंड ये है कि मोशन ऑफ F1 ट्रांसमिटेड टू M2 थ्रू द सिस्टम, यानी M2 यहाँ पे एट रेस्ट होगी, M1 मोशन में होगी। तो इन दो कंडीशंस में M2 के ऊपर फोर्सेस होगी, जो कि हमने रिप्रेजेंट कर दिया है फिगर ए में फिगर और फिगर बी में। तो सबसे पहले उस कंडीशन के ऊपर आते हैं जब हमारे पास M2 जो होगी वो मोशन में होगी और M1 एट रेस्ट होगी, और इसके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे वो हमने फिगर ए के अंदर इसको लिखा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब M2 मोशन में है तो K3 जो है, K3 भी इसकी अपोजिशन करेगी, Fe2 भी अपोजिशन करेगी, M2 भी अपोजिशन करेगी, Fe3 भी अपोजिशन करेगी और K2 भी अपोजिशन करेगी, क्योंकि M2 मोशन में है और M1 एट रेस्ट है। तो दोनों के दरमियान फ्रिक्शन भी इसको अपोज करेगी, K2 भी अपोज करेगी। Fe2 जो सपोर्ट और बॉडी के दरमियान फ्रिक्शन है जो मोशन के दौरान आती है, तो ये भी अपोज करेगी और M2 भी, और इसी तरह K3 भी अपोज करेगी। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 फोर्सेस हैं। जब M2 मोशन में होगी तो ये इस मोशन को अपोज कर रही है। और एक बात याद रखिए कि यहाँ पे कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है। तो अब आते हैं फिगर ए की तरफ। तो फिगर ए में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 फोर्सेस हैं जो तमाम के तमाम लेफ्ट साइड के डायरेक्शन में हैं और इस मोशन को अपोज कर रही है। अब आते हैं सेकेंड कंडीशन की तरफ कि जब M2 स्टिल है, एट रेस्ट है और M1 मोशन में है। तो अगर M1 मोशन में है M1 मोशन में है, M2 एट रेस्ट है, तो K जो है इस ये K2 जो है M2 को राइट साइड के डायरेक्शन में धकेल देगी, और इसी तरह Fe3 जो है ये भी M2 को पुश करेगी टुवर्ड्स राइट। तो ये दो फोर्सेस किस वजह से हो गए, M1 के मोशन की वजह से, और कौन सी डायरेक्शन में हो गए, टुवर्ड्स राइट M2 के ऊपर। तो यहाँ पे फिगर बी में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है कि K2
और Fe3 की वजह से M2 के ऊपर ये दो फोर्सेस हैं जो कि राइट साइड के डायरेक्शन में हैं बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ फर्स्ट बॉडी M1 x1 ऑफ इस हमने लिखा हुआ है। तो अब इन तमाम फोर्सेस जो फिगर ए और फिगर बी के अंदर है इसको हमने यहाँ फिगर सी के अंदर रिकॉर्ड कर दिया है, लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने तमाम फोर्सेस को फ्री बॉडी डायग्राम में तमाम फोर्सेस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अब इक्वेशंस ऑफ मोशन बनाएंगे। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन बनाने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट बॉडी को कंसीडर कर रहे हैं विच इज M1। तो M1 के ऊपर जितनी अपोजिंग फोर्सेस हैं यानी जो लेफ्ट साइड के ऊपर लग रही है वो हम लिख रहे हैं और लेफ्ट साइड के ऊपर K1 और K2 की वजह से है, इस तरह Fe1 और Fe3 की वजह से है, M1 की वजह से है। तो ये 5 फोर्सेस है लेफ्ट साइड के ऊपर। राइट साइड के ऊपर F ऑफ S है K2 इंटू x2 ऑफ S और Fe3S इंटू x2 ऑफ S। तो ये 3 फोर्सेस राइट साइड डायरेक्शन में है। तो इसी को हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है ये M1 के अपने मोशन की वजह से थी और ये दो जो है इसी तरह ये सब जो है ये 5 फोर्सेस हो गए, 1 2 3 4 5 फोर्सेस हो गए ये M1 के मोशन की वजह से थी। अब ये अप्लाइड फोर्स ये राइट डायरेक्शन में थी F ऑफ S, K2 और Fe3 ये दो जो फोर्सेस हैं ये भी राइट साइड डायरेक्शन में होंगे। ये M1 के ऊपर लग रहे थे M2 की मोशन की वजह से, तो ये भी फोर्स के डायरेक्शन में थे। तो ये अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। डायरेक्ट इसको हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म में लिखा हुआ है। इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज कर दें यानी जो विस्कस डैम्पर के फ्रिक्शन को एक साथ लिखते हैं कि 1 प्लस K2 को एक साथ लिखते हैं और जो राइट साइड में फोर्सेस थे उसको अगर लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो नेगेटिव साइन के साथ होंगे, वो ये हैं इज इक्वल टू F ऑफ S। तो जो हमारे पास नीट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी वो ये होगी इक्वेशन 1। इसी तरह जाते हैं कंसीडर करते हैं M2 को। तो M2 को अगर हम कंसीडर कर दें तो ये तमाम फोर्सेस जो M2 के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे इज इक्वल टू, और ये दो वो फोर्सेस हैं जो M1 की मोशन की वजह से M2 के ऊपर लग रहे थे। ये सम है कि 2x1 ऑफ S प्लस Fe3 इंटू Fe3S इंटू x1 ऑफ S। यहाँ पे ये सम का सिंबल है। तो इसी को अगर लेफ्ट साइड पे ले जाए तो ये बन जाएगी और इसी तरह इस इक्वेशन को हमने ज़रा रीअरेंज कर दिया है इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा था कि M2 के ऊपर कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है तो ये 0 के बराबर होगी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास आ गई। वी हैव 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल है x1 एंड x2 ऑफ S। क्योंकि हमने x2 ऑफ S हमारे पास आउटपुट है तो इसी को हमने कंसीडर करना है। सबसे पहले इसको हमने लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में जो x1 ऑफ S के कोफिशिएंट्स थे वो यहाँ पे हमने लिखा है और जो x2 ऑफ S के कोफिशिएंट थे इक्वेशन 1 में उसको हमने यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू F ऑफ S। तो F ऑफ S यहाँ पे। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में जो x1 ऑफ S के कोफिशिएंट्स थे वो ये है, x2 ऑफ S के जो कोफिशिएंट थे वो ये हैं इज इक्वल टू वो 0 के बराबर था तो ये 0। तो इसी तरह ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स फॉर्म में। अच्छा अब आते हैं हमने x2 चूंकि फाइंड करना है तो x2 को फाइंड करने के लिए ये करें
कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये 2x2 की, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम को एज इट इज यहाँ पे लिखना है, ये देखें एज इट इज हमने लिखा हुआ है। सेकंड कॉलम की जगह हमने जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनती है एफ ऑफ एस और 0 वो यहाँ पे हमने इंसर्ट किया हुआ है, डिवाइडेड बाई जो हमारे पास सिस्टम मैट्रिक्स है ये वाला, ये इसी को डायरेक्ट उठा के यहाँ पे लिखे और इसका डिटर्मिनेंट, तो ये दिस वुड बिकम x2 ऑफ s। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो रिजल्ट होगा हमारे पास, इसको आप सॉल्व कर दें 2x2 मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो इसका जो रिजल्ट बन रहा है वो ये है x2 ऑफ s बाई f ऑफ s इक्वल टू g ऑफ s इज ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू f3s प्लस k2 डिवाइडेड बाई डेल्टा। डेल्टा ये मैट्रिक्स है जो हमारे पास सिस्टम मैट्रिक्स थी, इसका अगर आप ले लें डिटर्मिनेंट तो उस डिटर्मिनेंट को आप यहाँ डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अच्छा, ब्लॉक डायग्राम से हम ये रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास इनपुट है, ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन एंड दिस इज आउटपुट। तो ये इसकी ब्लॉक डायग्राम बन गई और ये हमारे पास डेल्टा फंक्शन है। चलिए, तो इस एग्जांपल के अंदर हमने सिस्टम के जो ट्रांसफर फंक्शन थी वो फाइंड की यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम। मास ए के लिए भी हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा की थी जो कि ये है, और इसी तरह मास 2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ये है। अब इनके ऊपर जितने फोर्सेस थे वो यहाँ पे हमने इस तरह इसको लिख के ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किए हैं। अब नेक्स्ट आते हैं सेकेंड मेथड की तरफ। The same system in example could be analyzed using inspection method। तो inspection method से डायरेक्टली हम इन फोर्सेस को लिख सकते हैं जस्ट सिस्टम की इंस्पेक्शन करने से। तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन 1 थी, तो इक्वेशन 1 किस तरह लिख सकते हैं, फार्मिंग इक्वेशन 1। तो सबसे पहले x1 का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, सम ऑफ इम्पीडेंस इज कनेक्टेड टू द मोशन एट x1। x1 के मोशन के साथ जितने भी इम्पीडेंसेस है उनको आपस में सम कर दें। यानी यहाँ पे ये m1 है, अगर ये मोशन कर रही है तो इसके साथ डायरेक्टली कितने कनेक्टेड इम्पीडेंसेस हैं, यहाँ के 1 है, Fe1 है, M1 है, Fe3 है और K2। ये तमाम इम्पीडेंसेस x1 के मोशन के साथ कनेक्टेड है, तो ये तमाम इम्पीडेंसेस का सम ले ले, यहाँ पे लिखे मल्टीप्लाइड बाई x1 ऑफ s। अब आते हैं x2 की तरफ। तो x2 का कोफिशिएंट क्या होगा, सम ऑफ इम्पीडेंसेस बिटवीन x1 एंड x2, लेकिन इसको यहाँ नेगेटिव साइन के साथ लिखना है। मतलब ये है कि x1 और x2 में जितनी, यानी m1 और m2 में जितनी कॉमन इम्पीडेंसेस हैं उनको हमने कंसीडर करना है। अब देखिए यहाँ पे x1 है और यहाँ पे x2 है, यहाँ पे दो कॉमन इम्पीडेंसेस हैं जो कि दोनों मोशंस के साथ रिलेटेड है, विच इज Fe3 और K2। तो यहाँ पे हमने कॉमन लिखना है और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है K2 के साथ, इज इक्वल टू, फिर सम ऑफ अप्लाइड फोर्सेस एट x1, जो कि हम इक्वेशन 1 बना रहे हैं। तो m1 के ऊपर अप्लाइड फोर्सेस का अगर हम देखें तो क्या है, F ऑफ t है, तो इज इक्वल टू
हमारे पास जो अप्लाइड फोर्सेस है एट x1 यानी m1 के ऊपर जो अप्लाइड फोर्सेस वो यहाँ पे हमने लिखने। तो इसी तरह ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। इन तमाम को अगर हम ठीक तरह लिख दें तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। और फ्री बॉडी डायग्राम और उसके ऊपर फोर्सेस रिप्रेजेंट करने से हमारी जान छूट जाएगी। अच्छा, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया तो यहाँ पे लिखा गया भी है कि सम ऑफ एविडेंस कनेक्टेड टू द मोशन एट x1 से क्या मुराद है। इस तरह फिगर 1 के अंदर ये इम्पीडेंसेस क्या है, जो 5 इम्पीडेंसेस मैंने बता दिए हैं ये वाले, ये तमाम इम्पीडेंसेस m1 के साथ रिलेटेड है, विच इज k1 k2 fe1 fe3 है एक्चुअली ये, दिस इज fe3, ये fe3 fe2 नहीं है। तो और इसी तरह m1, ये 5 इम्पीडेंसेस हैं जो कि m1 के मोशन के साथ रिलेटेड हैं। अच्छा, ये सम ऑफ इम्पीडेंसेस बिटवीन x1 एंड x2, x1 और x2 में जो कॉमन थे वो भी मैंने बता दिया है कि कॉमन कौन कौन से हैं। ये fe3 और k2 ये दो कॉमन है दोनों के दरमियान, तो यहाँ पे ये लिखा गया है। अच्छा, ये यहाँ पे fe3 है, fe2 नहीं है, दिस इज fe3। इस तरह नेक्स्ट को भी एक्सप्लेन कर दी। अप्लाइड फोर्सेस एफ ऑफ टी हैं, तो इनको अगर हम लिख दें तो ये m1 के मोशन के साथ जो रिलेटेड थे और ये दोनों के दरमियान जो कॉमन थे और ये अप्लाइड फोर्स, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं कंसीडरिंग मास 2। सबसे पहले यहाँ पे हमने कॉमन लिखने हैं m1 m2 में, और यहाँ पे हमने जो m2 के साथ कनेक्टेड है जितने इम्पीडेंसेस, और यहाँ पे अप्लाइड फोर्स जो m2 के ऊपर है। तो अगर हम देखें तो m2 के ऊपर जो लग रहे हैं वो क्या है, ये फोर्सेस हैं fe3 k2 fe2 k3 और m2, ये डायरेक्टली लग रहे हैं m2 के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यह है m2 के ऊपर जो इम्पीडेंसेस हैं डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, दोनों के दरमियान जो कॉमन थी वो भी आपको नज़र आ रहे हैं कि वो क्या है, fe3 और k2 दोनों के दरमियान जो कॉमन है। अच्छा, ये जो है ये fe3 है, fe2 नहीं है। तो जस्ट इन सब को पुट कर दे इक्वेशंस के अंदर, तो ये कॉमन इम्पीडेंसेस थे और ये जो m2 के साथ x2 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड इम्पीडेंसेस थे उनका सम। तो इसी तरह ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। तो बाय इंस्पेक्शन मेथड रेदर देन ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम, डायरेक्टली हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस बना सकते हैं आसानी के साथ। डू मेक मोर प्रैक्टिस ऑन रिलेटेड रियल वैल्यूड एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स। तो मजीद आप लोगों ने प्रॉब्लम्स को, जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और एग्जांपल्स हैं, उनको बाय इंस्पेक्शन मेथड देखना है। जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और उसमें जो मैट्रिसेस होंगे डिटर्मिनेंट्स वो 3 by 3 होंगे, तो वो सॉल्व करना मुश्किल है। इसलिए उनके ऊपर सिर्फ ये प्रैक्टिस कर ले, जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है या 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके ऊपर ये प्रैक्टिस करें कि जस्ट आपने